एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने दो लेक्चर देख लिया होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने मैंने आप लोगों को कुछ ग्राफ्स के बारे में बताया था। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हम लोगों ने कवर कर लिया था। सो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द गैस लॉज। एंड बच्चों, गैस लॉ में जो ग्राफ्स आते हैं बच्चों, वो अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगा। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड इट, बिकॉज अभी आप लोगों ने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो जितना मैं बताया हूँ ग्राफ्स के बारे में, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उसको थोड़ा फॉलो अप लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको पता है नहीं पता है। तो मैं पूरा का पूरे कोशिश करूँगा कि आप लोगों का वो पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के बारे में। तो चार्ल्स लॉ में क्या था बच्चों, चार्ल्स लॉ ये था, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन था, कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन पे। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोगों ने ये देखा था वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो भी बोलो चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था और इसके ऊपर बहुत ग्राफ्स भी हम लोगों ने किया हुआ था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। ऑल राइट। तो बच्चों ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत सिंपल है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू वन कॉन्स्टेंट, K नहीं लेते हैं, कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं। आपका जो मर्जी है आप कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इनटू केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ओके। तो बच्चों जो आइडियल गैस इक्वेशन जो कि पढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए थोड़ा याद रखो, PV इज इक्वल्स टू nRT है। तो PV इज इक्वल्स टू nRT में बच्चों हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया है और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, क्योंकि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस हमने क्या किया है, प्रेशर को हम लोग टेम्परेचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। V क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, क्योंकि हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो इससे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट फ्रॉम दिस P इज इक्वल्स टू NR डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों NR बाई V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज NR डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो ये फॉर्म को भी आप लोग याद रख सकते हो। अब खुद देखो ना, अगर ये तीनों कांस्टेंट रहते हो, P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो बच्चों अगर P, जैसे V और टेम्परेचर इन केल्विन में हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो बच्चों यहाँ पे अगर वैसे ही यहाँ पे P ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ लूँगा, टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको अगर याद होगा, ये डॉटेड लाइन होगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे हो जाएगा। क्यों डॉटेड लाइन है, क्योंकि टेम्परेचर जीरो पे प्रेशर पूरा जीरो होगा, यानी कि वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, इस पॉइंट पे जब टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर जीरो यानी कि प्रेशर टर्म भी तो जीरो है। यहाँ पे प्रेशर जीरो, कोई भी एक अमाउंट के ऊपर यानी कि कुछ भी प्रेशर नहीं है, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना एयर का, कुछ भी प्रेशर नहीं है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमें पता है P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर अगर जीरो हो गया तो वॉल्यूम तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपने इन्फिनिटी वॉल्यूम देखा है क्या, आपने इन्फिनिटी वॉर देखा है, इन्फिनिटी वॉल्यूम नहीं देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो उसका ग्राफ ऐसे होगा बच्चों। जो यहाँ पे स्लोप होगा, द स्लोप वैल्यू विल बी NR बाई V। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि जिसको आप बोल लो स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, स्लोप आ जाएगा NR अपॉन V। जब आप लोग मैथ्स पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगे, स्लोप क्या है। और लेकिन अभी के लिए हम लोग जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको याद करो। तो बच्चों ऐसा अगर मैं बोलूँगा, अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लूँगा तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। देखो बार बार मैं ग्राफ का आपको बच्चों रिवाइज कर रहा हूँ, डायरेक्ट ग्राफ बना नहीं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
देखो आप खुद सोचो, इस फॉर्मूला में ये टेम्परेचर इन केल्विन है, आप यहाँ पे क्या कर लो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऐड करो। तो हमें क्या पता है बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये ऐड करते हैं हम लोग। तो केल्विन के जगह पे क्या कर दो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यहाँ पे लिख दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये nR/V इंटू टी की जगह पे ये वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस प्लस nR/V इंटू 273, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो बच्चों आप देखो, अब किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, P के बीच में, तो इसको Y ले लो, और T डिग्री सेल्सियस क्या है, X है, तो Y इज इक्वल्स टू mx प्लस C, यानी कि ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था y इक्वल टू mx प्लस C का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे पीछे लाएंगे तो ये टेम्परेचर क्या होगा, -273 होगा। क्या होगा बच्चों, -273। ऑलराइट, अब खुद देखो ना, ये दोनों फॉर्मूलाएं बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को अगर -273 पुट करता हूँ तो ये आ गया -273 nR/V प्लस nR/V इंटू 273। तो प्रेशर कितना आ रहा है, जब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होगा -273 तो प्रेशर कितना आ रहा है बच्चों, प्रेशर आ रहा है 0, यानी कि वॉल्यूम हो रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा है, -273, जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या था, 0 केल्विन, 0 केल्विन पे प्रेशर 0 हो रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 हो रहा है। आपको पता है 0 केल्विन कितना होता है बच्चों, -273 डिग्री सेल्सियस ही तो है। 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों से ये पॉइंट प्रूफ हो रहा है। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी स्लोप कितना होगा, यहाँ पे भी दोनों का सेम लाइन है। देखो y इज इक्वल्स टू m x, क्योंकि इसको हमने x एक्सिस पे लिया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हो गया c का वैल्यू। तो अगर कोई पूछे इसमें c का वैल्यू बता दो, इंटरसेप्ट का वैल्यू बता दो, तो क्या बोलोगे आप, nr इंटू 273 डिवाइड बाई v, ये हो गया स्लोप का, सॉरी इंटरसेप्ट का वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा nR/V, यानी कि स्लोप। यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा बच्चों, फॉर दिस स्लोप विल बी ऑल्सो सेम, दिस इज nR/V। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ऑल राइट। ठीक, तो अभी के बाद बच्चों, इसके बाद हम कुछ ग्राफ भी अगर बनाएंगे तो वो ग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ्स के बारे में आपको पता चल गया है और आप ग्राफ इजीली बना सकते हो। अभी तो मैं ग्राफ्स बना देता हूँ, 1 by 1 वी विल डिस्कस। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्लियर करके यहाँ पे ग्राफ्स बनाऊंगा। में से कितना ग्राफ आप लोगों ने कर लिया है सही से, फिर मैं उसका 1 by 1 आंसर बताऊंगा। अच्छा, और एक बात है बच्चों, जैसे कि कल हमने किया था, मैं यहाँ पे करना भी भूल गया हूँ बच्चों। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बताया मैंने अभी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बच्चों ये जो ग्राफ होता है, जो अभी बताया मैंने, बोला था आप लोगों को, ऐसे जो ग्राफ किया था हमने अभी, ये ग्राफ को बोलते हैं आइसोकोर। आइसोकोर, जहाँ पे टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वहाँ पे आइसोथर्म। जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ पे बच्चों हम लोग बोल रहे हैं आइसोथर्म। जहाँ पे बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोबार। जहाँ पे बच्चों हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोकोर। चोर नहीं, आइसो चोर नहीं कि चोर हर जगह पे सेम, ऐसा नहीं है, आइसोकोर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मतलब लास्ट क्लास में, यहाँ पे करवाया नहीं हूँ, तो जल्दी से उसको आप लोग ये ट्राई करो। आइसोकोर आपने लिख लिया ना, तो मैं वहाँ पे उसको मिटा दिया हूँ, उसको भी कर लेंगे डिस्कशन। मान लो यहाँ पे मैंने P लिया है, टेम्परेचर इन केल्विन लिया है, 3 वॉल्यूम ले लिया हूँ मैं, V1, V2, V3। तो आप मुझे V1, V2, V3 के बीच में रिलेशन बता दो, तो इसको कर देते हैं 6। ठीक है, V1, V2, V3 के बीच में रिलेशन बताओ। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट 1 by 1। 1 सेकेंड, ऑल राइट। तो P/T वर्सेस T का ग्राफ बनाएंगे बच्चों। देखो, जिन लोगों को लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था, फिर से इस क्लास में समझने को ट्राई करो। आई एम गोइंग अ बिट स्लो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।
देखो बच्चों, पहला रिलेशन क्या मिला है हमको, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बताओ, कांस्टेंट ऐसे लिख देता हूँ, P इक्वल टू 1 कांस्टेंट इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं P इज इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट इंटू T। तो बच्चों P इक्वल टू अगर कांस्टेंट इंटू T है तो क्या P बाई टी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? T यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो P बाई टी क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि P बाई टी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, P बाई टी तो कांस्टेंट है। आप टेम्परेचर का कोई वैल्यू ले लो, टेम्परेचर के साथ वो वैरी ही नहीं कर रहा है। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस हिसाब से तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। आप खुद सोचो, मान लो P बाई टी का वैल्यू है 5, तो मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो उस हिसाब से प्रेशर भी कम हो जाएगा और उनका वैल्यू P बाई टी का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर कमेगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो कैसे भी करो P बाई टी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे P बाई टी कांस्टेंट हो रहा है। ऐसे यहाँ से रिलेशन मिला, यानी कि ये P बाई टी का वैल्यू फिक्स है, T के साथ वैल्यू नहीं करे। यहाँ पे अगर P भी होता, यहाँ पे T और P भी लिख देता हूँ, अगर प्रेशर भी आप लेते हो तो ये वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ऐसा मत सोच लेना कि सर ने तो सिर्फ T बताया है, P का क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करोगे। तो ये समझ लो, फैक्टर ये है कि P बाई टी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट। फिर आप लोग ये मत बताना कि समी ने नहीं बताया। ठीक है, तो PT और T के बीच में ग्राफ देखते हैं। अभी देखो बच्चों, अभी हमने क्या किया, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T। तो हमें वाई एक्सिस में क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारे पास PT प्रेजेंट है, तो हमें वाई एक्सिस में क्या लाना है, PT लाना है। तो क्या करेंगे, एक टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दो, PT इज इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट इंटू T स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो PT कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, Y में। तो इसको सोच लो कि ये Y है, Y के फॉर्म में है। तो इसको मैंने सपोज इमेजिन कर लिया एज इन Y। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि उसको M ले लिया मैंने। ठीक है, या M ले लो या फिर K ले लो, क्या ले लो, कांस्टेंट K ले लो। T बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, X एक्सिस में, तो इसको X के तरह सोचो, X का स्क्वायर Y इक्वल टू KX स्क्वायर। ये हो गया। आई थिंक अब तो समझ में आने लगा होगा आपको। PT वर्सेस T स्क्वायर का ग्राफ, अब खुद देखो, यहाँ से ही रिलेशन उठाते हैं यार। PT इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू T का स्क्वायर। PT क्या हो गया बच्चों, PT हो गया Y, T स्क्वायर कहाँ पे प्रेजेंट है, X में प्रेजेंट है, तो Y इज इक्वल्स टू KX, यानी कि MX टाइप ग्राफ है। तो ऑरिजिन दे के पास करेगा ऐसे लाइन। ठीक है, Y इज इक्वल्स टू MX। अब यहाँ से भी आपका याद हो जाएगा, Y इक्वल टू MX लाइन ऐसा है, Y इक्वल टू X स्क्वायर ऐसा है, Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ ऐसा है। अब ये बार बार भी बताना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, P और रूट T के बीच में रिलेशन देखते हैं। देखो क्या मिला मुझे, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T। ठीक है, मेरे पास P तो Y एक्सिस में प्रेजेंट है, मुझे रूट T चाहिए X एक्सिस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट इंटू रूट T का स्क्वायर। P कहाँ पे है, Y पे है, तो Y इज इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट K, रूट T कहाँ पे है, X एक्सिस में है, तो इसके जगह पे X लिख दिया मैंने। X का क्या है बच्चों, स्क्वायर, Y इक्वल टू KX स्क्वायर। हो गया ग्राफ, क्लियर है बात? ओके, ग्राफ्स बनाना आना चाहिए बच्चों। जेई मेन, जेई एडवांस, नीट में कोई भी क्वेश्चन आए आराम से करो, KVPI वगैरह कुछ भी हो गया, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। P वर्सेस 1/T का ग्राफ देखते हैं, ये तो और भी सिंपल है। देखो कल ही बताया था इन सब के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 6 में से कितना आप लोगों का करेक्ट आ रहा है। P इक्वल टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट इंटू T, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 1/T। अब देख लो बच्चों, P और 1/T क्या है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो और भी एक फैक्टर है, यहाँ से ही देख लो ना, P बच्चों अगर T के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P 1/T के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। P 1/T के साथ क्या होगा बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है, क्लास 8। तो यहाँ पे Y और X अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं और अच्छे से ग्राफ आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो अच्छा गिवन होगा, आप कर सकते हो आराम से, कोई बात नहीं ऐसे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब 6 पे आते हैं। देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ ताकि समझने में आपको इजी हो। मैं यहाँ पे स्लोप मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और भी एक मेथड है हमारे पास। कांस्टेंट प्रेशर मैंने ले लिया, कांस्टेंट प्रेशर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे
ये हो गया एक T1 टेम्परेचर पे है, ये एक T2, दिस इज T3। अब देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, खुद सोचना। PV इज इक्वल्स टू nRT है, PV इक्वल्स टू nRT है। प्रेशर मैंने ले लिया है कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम का रिलेशन मुझे निकालना है। N है कांस्टेंट, T है कांस्टेंट, तो अगर P को मैंने कांस्टेंट बना दिया, NR और P को कांस्टेंट बना दिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से टेम्परेचर। अब देख लो यहाँ पे रिलेशन क्या निकालेंगे, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि एक्स एक्सिस में T3 सबसे लंबे वैल्यू है, उसका लेंथ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम भी क्या होगा, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, V1 होगा। आई थिंक ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये दोनों को याद रखना। T3 T2 T1 तो सिंपल है, बट अच्छा इसको स्लोप मेथड से भी कैसे कर सकते हो, θ3 θ2 θ1 θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, θ1 θ2 θ3 देख लो बच्चों। θ1 θ2 θ3 में क्या रिलेशन मिलेगा, अब यहाँ पे कहीं पे तो मैंने लिखा था स्लोप का वैल्यू, देखो स्लोप इज NR/V, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वहाँ पे तो ये T1 T2 T3 मेथड हो गया, अब स्लोप का मेथड भी देख लो। स्लोप क्या है बच्चों, NR/V है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे θ1 सबसे ज़्यादा है तो V1 क्या होगा, सबसे कम होगा। स्लोप के मेथड से भी कर सकते हो, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम है। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद वी विल सी बच्चों अवोगाड्रोस लॉ। तो बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था। तो बच्चों इसका लॉ क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ gases contain equal number of moles, hence equal number of molecules, atoms may be different। ठीक है, तो यानी कि आप लोग बच्चों याद करो, अगर हमारे पास सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है और मेरे पास दो गैस है A एंड B, और A एंड B का दोनों का बच्चों अगर वॉल्यूम सेम है, तो यानी कि उनका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, दोनों का सेम होगा। तो यानी कि वहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले जो मैंने लॉ लिखाया था तो उसमें क्या लिखा था बच्चों, उन्होंने P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, तो उससे आप क्या भी लिख सकते हो, P1/P2 इक्वल टू T1/T2, उसको ऐड कर देना बच्चों। वहाँ पे P1/P2 इक्वल टू T1/T2 उसको उसमें ऐड कर देना। तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है बताऊँगा, यहाँ तक आपको पता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, और उनका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होगा, लेकिन एटम्स में भी डिफरेंट। कैसा है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल्स जितना बढ़ेगा वॉल्यूम भी उतना बढ़ेगा। तो V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ग्राफ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको उसका समझाऊंगा, फिर उसके बाद कहानी खत्म। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने आइडियल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस लिया हुआ है। तो मेरे पास है बच्चों 20 लीटर ऑफ हीलियम। क्या है बच्चों, 20 लीटर ऑफ हीलियम। मेरे पास क्या है 20 लीटर ऑफ H2, 20 लीटर ऑफ क्या ले लें, 20 लीटर ऑफ CO, और क्या ले लें 20 लीटर ऑफ CO2 ले लेते हैं। ठीक है, 4 एग्जाम्पल मैंने लिया।
20 लीटर H2 HE H2 20 लीटर Ca एंड 20 लीटर CO2। अच्छा ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, सबका वॉल्यूम सेम लिया अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। सबका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, सेम होता है, एवोगाड्रोस लॉ, ये ऑलरेडी पढ़ा था हम लोगों ने। तो बच्चों अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे, बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स, अगर आइडियल कंडीशन है सबका वॉल्यूम सेम है, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में अगर वॉल्यूम सबका इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा बच्चों, सबका सेम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सबका सेम हो गया, ये पता चला हम लोगों को। अच्छा बच्चों इसमें अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एन होगा तो n इंटू एन, n इंटू एन, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है तो एटम है, यहाँ पे क्या होगा एटम, तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा क्योंकि एटम है ये, मॉलिक्यूल्स कैसे आएगा। H2 का क्या होगा, देखो n इंटू एन है, क्योंकि बच्चों H2 तो एक मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा, n इंटू एन है। यहाँ पे क्या होगा, n इंटू एन है, n इंटू एन है, एन क्या है बच्चों, अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर क्या है बच्चों 6.023 इंटू 10⁻23। किसी बुक में 022 भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। देखो बच्चों He एक सिंगल एटम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n है, तो एटम्स कितना हो जाएगा, n इंटू एन। तो प्यारे बच्चों ये बता दो 20 लीटर H2 अगर है, एक मॉलिक्यूल में H2 में 2 एटम होते हैं, H2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो n इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 2n इंटू एन, 2n इंटू एन। 20 लीटर छोड़ दो, n इंटू एन नंबर ऑफ CO है, एक CO मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, एक C एक O, तो ये भी क्या हो गया 2n इंटू एन हो गया। CO2 बच्चों देखो अब ट्राई एटॉमिक बन गया ये, मतलब ट्राई एटॉमिक यानी कि दो एटम है लेकिन 3 तरह से एटम से बना है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, एलिमेंट तो 2 टाइप के हैं कार्बन और ऑक्सीजन, बट 3 एटम है यहाँ पे COO, ठीक है, 2 O के और 1 C के। तो अगर n इंटू एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितना है बच्चों, 3 एटम है, तो n इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 3n इंटू एन, ठीक है। अब बच्चों बड़े ही ध्यान से इसको देखना, हमारे पास वॉल्यूम क्या है, सबके पास सेम है, 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर, आइडियल कंडीशंस मैंने दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बच्चों क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए सेम, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, सेम हो गया। बट जब नंबर ऑफ मोल सेम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आ गए, क्योंकि इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आ गया बच्चों, सेम आ गए। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स देखो, यहाँ पे n इंटू एन है, यहाँ पे 2n इंटू एन है, यहाँ पे 2n इंटू एन है, लेकिन यहाँ पे 3n इंटू एन हो गए, यानी कि मे बी एटम्स डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, एटम्स मे बी डिफरेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट अवोगाड्रोस लॉ। तो बच्चों अवोगाड्रोस लॉ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा उसमें कोई लोड नहीं है। इसके बाद बच्चों एक लॉ पढ़ेंगे हम लोग, जो कि अभी तक मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है देखेंगे हम लोग। तो आइडियल गैस इक्वेशन बस सिंपल ही है बच्चों, सारे लॉ का क्या है, मिक्सचर फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत सिंपल है और सारे लॉज का क्या है बच्चों, एक मिक्सचर फॉर्म है, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसको ही मिक्स करके पढ़ेंगे। ओके, देखो क्या हेडिंग लगा दो, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा बच्चों, देख लो। ओके, तो बच्चों चार्ल्स लॉ में हमने ये पढ़ा, चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने, बॉयल्स लॉ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों ही सेम बात है बच्चों। अवोगाड्रोस लॉ में क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, अभी तो लिखा भी है यहाँ पे, अवोगाड्रोस लॉ,
एवोगाड्रोस लॉ में हमने सीखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। एवोगाड्रोस लॉ में तो यही सीखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और कौन सा लॉ सीखा बच्चों हमने? गै-लुसाक्स लॉ सीखा। गै-लुसाक्स लॉ में क्या होगा बच्चों, क्या था ये? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी है। अब ये पहले तीन को पहले आप ऐड कर दो, उसके हिसाब से ये भी एडजस्ट हो जाएगा। देखना बच्चों, गै-लुसाक्स लॉ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था तो उसको अभी लेते नहीं है, लेकिन चलेगा, ये भी कॉम्बिनेशन करके रखो। लेकिन तीन से एक रिलेशन बनाते हैं। देखो बच्चों, भी क्या है, ध्यान से देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर P भी T से प्रोपोर्शनल है, P भी T से कैसे प्रोपोर्शनल है? तो इन चारों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाएंगे। ध्यान से देखो, भी T से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब भी P के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे आ गया। अब भी क्या है? N के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मिल गया ये बात आपको। भी T के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, P के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, N के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसको अगर हटा देंगे कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट है R। R क्या है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल बॉस नहीं, क्रिस गेल नहीं। R क्या है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में बोलूंगा, पहले इसको खत्म करते हैं। R इंटू टी एन अपॉन पी, ठीक है बच्चों। P को वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया बच्चों? PV इज इक्वल्स टू NRT। क्या आ गया बच्चों? PV इज इक्वल्स टू NRT आ गया। अब देखो, P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V T के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P T के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R तो वैसे भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? NRT आ गया। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। इसका बच्चों एक डेंसिटी फॉर्म भी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इजी है और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को आराम से। क्या है बच्चों? उसका एक डेंसिटी फॉर्म है, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। देखो फॉर्मूला को लिख लो पहले, PV इक्वल्स टू NRT है। PV बच्चों N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? अमाउंट और वेट ऑफ स्पेसीज डिवाइड बाई मोलर मास। M क्या है बच्चों? M है यहाँ पे मोलर मास। W क्या है बच्चों? W है अमाउंट ऑफ स्पेसीज गिवन, W बाई M इंटू R इंटू T। PV इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? W बाई M इंटू RT हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। अच्छा देखो, M को मैं यहाँ पे लेता हूँ, PM इज इक्वल्स टू W बाई V इंटू RT। V यहाँ पे आ गया, M वहाँ पे आ गया। W है अमाउंट ऑफ स्पेसीज गिवन, V है वॉल्यूम ऑफ स्पेसीज। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों? डेंसिटी। क्यों? ये पता है D इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो V इज इक्वल्स, हाँ यही तो है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी कि वेट गिवन है बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेंसिटी हो गया, ये हो गया RT। तो क्या आ गया बच्चों? PM इज इक्वल्स टू DRT। ये आ गया डेंसिटी फॉर्म। तो कभी कभी फॉर्मूला में ऐसे D इज इक्वल्स टू PM बाई RT भी लिखते हैं, D इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, ठीक है। D इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। अगर प्रेशर गिवन हो, मास गिवन हो, मोलर मास, टेम्परेचर गिवन हो, R का वैल्यू तो अभी बोल दूंगा, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों? आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो R के 3 वैल्यू है बच्चों। R के जो वैल्यू है 3 वैल्यू, उनमें से 3 वैल्यू बच्चों हम लोग 2 वैल्यू थर्मोडाइनमिक्स में ज़्यादा यूज़ करेंगे, और एक वैल्यू जो है उस वैल्यू को हम लोग इस केस में याद करेंगे, और उसका यूनिट के हिसाब से, प्रेशर वॉल्यूम का क्या यूनिट ले रहे हैं उसके हिसाब से भी वैल्यू डिपेंड करता है। तो R के 3 वैल्यू हैं, यहाँ पे R के वैल्यूज़ लिख देता हूँ, वैल्यूज़ ऑफ R। बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यू जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं लिख देता हूँ। एक तो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स,
इसको बेसिकली हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ करेंगे। और एक है बच्चों 0.0821, ये है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे केस के लिए, ये थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में सीखेंगे हम लोग। 0.821 ATM लीटर। ATM लीटर यानी कि आप देखो ना, यहाँ पे अगर आर का मैं यूनिट लिखा लूँगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर अगर ATM में होगा, वॉल्यूम अगर लीटर में होगा, ATM इंटू लीटर डिवाइड बाई केल्विन। देखो यहाँ पे अगर मैं आर का यूनिट निकालूंगा, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे वे, ATM इंटू लीटर, टी यहाँ पे डिवाइड होगा यानी कि केल्विन, तो यानी कि हो गया ATM लीटर केल्विन इनवर्स, मोल भी वहाँ पे डिवाइड होगा, मोल इनवर्स, तो ये हो गया ATM इंटू लीटर, फिर यहाँ पे क्या होगा केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये बहुत यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, और एक वैल्यू है इसका 1.98 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये वैल्यू को हम लोग ये भी थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा क्या होगा यूज़ होगा, लेकिन प्रेशर को आपको ATM और लीटर में लेना है, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स के केस में यूनिट्स के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है। मोस्टली इसको प्रीफर करेंगे हम लोग, लेकिन ये और ये केस भी यूज़ हो सकते हैं बच्चों। और ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है बच्चों, इट इज़ कनेक्टेड विथ थर्मोडाइनमिक्स, इट इज़ कनेक्टेड विथ मेनी मोर चैप्टर्स, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड विथ फिजिक्स। तो इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बता दिया था। तो जल्दी से इन वैल्यूज ऑफ आर को नोट डाउन कर लो। और बच्चों यहाँ पे जो डेंसिटी का यूनिट होगा, ये डेंसिटी गिवन होगा ग्राम पर लीटर में, ये बात को भी याद रखना, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में गिवन होना चाहिए। यहाँ पे ये भी जो वैल्यू है डेंसिटी क्या होगा, ग्राम पर लीटर में गिवन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था बच्चों, यहाँ पे आज हम लोगों ने कवर किया गैलुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वी विल सॉल्व सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और इसको बेस करके एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो तब तक बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।